हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिस नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग जनरल स्टडीज सेट 33 करने जा रहे हैं। इससे पहले 32 सेट जो है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट पर जाइए और उनको जरूर देखिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और जनरल स्टडीज आपका टॉपिक है, उसमें आपको जीके आता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप जरूर देखिए। एचपी टेट और कमीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एचपी टेट आर्ट्स और कमीशन आर्ट्स की, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं और इन फ्यूचर भी मैं बहुत सारी वीडियोस जो है वो अपलोड करूंगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। और साथ ही आपके लिए ये जनरल स्टडीज की जो प्लेलिस्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं टेट और कमीशन के एग्जाम को ध्यान में रखकर ही ये प्लेलिस्ट बनाई है मैंने जनरल स्टडीज की। तो इनको भी आपने करना है। इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो हमारे टीजीटी आर्ट्स टेट और कमीशन में आए हुए हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन में ऑल के बटन को आपको क्लिक करना है, ताकि जितनी बार भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण, निर्वाण मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति, किस दिन प्राप्त हुई थी? क्या उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी, या आषाढ़ पूर्णिमा थी, या कार्तिक पूर्णिमा थी, या इनमें से कोई? तो देखिए, महात्मा बुद्ध जो है उनका जन्म और उनको निर्वाण प्राप्ति मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति दोनों ही वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए। ठीक है, दोनों ही इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है वो प्राप्त हुए हैं। मतलब इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है और इनको निर्वाण की प्राप्ति जो है, ज्ञान की प्राप्ति जो है, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई है। ठीक है, आपको इनके जन्म के बारे में पता भी होगा, हम लोगों ने पहले भी एक बार डिस्कस किया है। 563 बीसी में जो है वो इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी, कपिलवस्तु लुम्बिनी में जो है वो इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये जो है ये बौद्धों के लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं ना, उनके लिए ये दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है, जिस दिन इनका जन्म हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन। और जो इनको ज्ञान की प्राप्ति है वो 35 वर्ष की आयु में इनको जो बोध गया है, ठीक है, वहां पर निरंजना नदी के तट पर जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, कहाँ पर? बोध गया में, ठीक है, जिसको निर्वाण प्राप्ति बोलते हैं हम, ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में निरंजना नदी के किनारे 35 वर्ष की आयु में इनको हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी, निर्वाण प्राप्त हुआ था इनको। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। गृह त्याग कब किया था इन्होंने? गृह त्याग किया था इन्होंने 29 वर्ष के थे जब ये, ठीक है, 29 साल के थे जब इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था, जिसे हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, इनके गृह त्याग की घटना को हम क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। और इनके ज्ञान प्राप्ति को हम बोलते हैं निर्वाण प्राप्ति। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है इतना, कि महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म है और जो इनको ज्ञान की प्राप्ति है, दोनों ही वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो देखिए, मोक्ष शब्द का सबसे पहला जो इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है श्वेताश्वतर उपनिषद में। ठीक है, इस उपनिषद में जो है सबसे पहले मोक्ष शब्द का जो है वो उच्चारण किया गया है, मोक्ष शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ से कौन सा वाला सही हो जाएगा? उपनिषद। ठीक है, उपनिषद जो है वो इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, उपनिषदों में संसार, आत्मा, परमात्मा, इन सभी के संबंधों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इनकी फिलॉसफी के बारे में बताया गया है सारा। ठीक है, और उपनिषद का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए, ठीक है, उपनिषद का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो इसका मतलब होता है समीप बैठना। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है समीप बैठना। ठीक है, इनको वेदांत भी बोला जाता है। ठीक है, कुल कितने उपनिषद हैं? उपनिषद कितने हैं टोटल? तो 108 हैं, 108 उपनिषद हैं टोटल। ठीक है, याद रखना है। श्वेताश्वतर उपनिषद जो है वहां पर सबसे पहले मोक्ष जो है इसकी चर्चा की गई। नेक्स्ट है, शिव का नर्तक स्वरूप चिदंबरम, तमिलनाडु में स्थित प्रमुख नटराज मूर्ति का निर्माण किस वंश ने किया था? तो देखिए, जो नटराज की मूर्ति है, ठीक है, जो वो शिव जी का नर्तक स्वरूप दिखाया गया है उसमें। ठीक है, नटराज का मतलब हो जाता है नट मीन्स हो गया कला, ठीक है, प्लस राज।
ठीक है। तो ये जो है नटराज की मूर्ति जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के चिदम्बरम में है, ये किस वंश के राजाओं ने बनवाई थी? तो ये चोल वंश के राजाओं ने, ठीक है, चोल वंश के द्वारा जो है ये बनवाई गई है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? तो अमृतसर शहर जो है उसकी स्थापना गुरु रामदास जी के द्वारा की गई है। ये जो है ये सिखों के चौथे गुरु हैं, ठीक है, ये सिखों के चौथे गुरु हैं, ये भी आपने याद रखना है। 4th नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है, इनको जो है अकबर ने 500 बीघा भूमि जो है वो दान में दी थी, ठीक है। बीबी भानी जो है वो इनकी पत्नी थी, जो कि अमरदास जी की पुत्री थी, ठीक है। तो अमरदास जी ने अपने जो इनके जमाई थे उनको जो है वो अपनी गद्दी दी थी, ठीक है। उनको सिख गुरु जो है, अगला सिख गुरु, अपना उत्तराधिकारी मतलब उनको बनाया था अमरदास जी ने। और इनकी जो पत्नी थी बीबी भानी, उनको और गुरु रामदास जी को, ये दोनों पति पत्नी थे, तो इनको अकबर ने जो है वो 500 बीघा भूमि जो है वो दान में दी थी, ठीक है। तो इन्होंने ही उस भूमि के ऊपर जो है वो रामदासपुर या फिर चक गुरु भी बोलते हैं इसको, ये शहर जो है इन्होंने बसाया था। फिर इसको बाद में अमृतसर शहर बोला गया, ठीक है। तो गुरु रामदास जी के द्वारा जो है अमृतसर शहर बसाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना है? सूर्य का पृष्ठीय तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर इसके केंद्र का, ये तो सरफेस टेम्परेचर हुआ ना, इसके सरफेस का टेम्परेचर है ये। अगर आपसे इसके सेंटर का, इसके केंद्र का तापमान पूछे, ठीक है, अगर इसके केंद्र का तापमान पूछे तो वो है 15 मिलियन सेंटीग्रेड, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। सूर्य को हम आग का गोला बोलते हैं, ठीक है, सूर्य को रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। इससे बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में जो है वो सोलर एनर्जी जो है वो निकलती है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम आग का गोला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन है? ठीक है, सबसे पहली तो वो है डेक्कन क्वीन, ठीक है, दक्कन की रानी। कब इसकी शुरुआत की गई थी? 1930 में। और ये भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन भी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिशों के अंतर्गत हुआ है? क्या क्रिप्स मिशन की सिफारिशों पर, क्या कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर, या अगस्त प्रस्ताव की सिफारिशों पर? तो आपको याद रखना है 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था उसकी सिफारिशों पर संविधान सभा जो है उसका गठन किया गया था, ठीक है। संविधान सभा कुछ हद तक चयनित थी, इलेक्शन भी हुए थे, और कुछ हद तक नॉमिनेटेड भी थी, मतलब कुछ लोग जो है नामांकन के द्वारा इसमें चुने गए थे और कुछ लोगों के लिए तो वोटिंग हुई थी। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है, 3 सदस्य थे, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। एक तो स्पेशली इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, संविधान सभा के ऊपर एक मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो जो 3 सदस्य थे उनमें सबसे पहले तो थे लॉरेंस, ठीक है, लॉरेंस जो थे, ठीक है, पैंथिक लॉरेंस जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, ये अध्यक्ष थे इसके अलावा इसमें क्रिप्स थे, ठीक है, क्रिप्स थे इसमें, और अलेक्जेंडर, ठीक है। तो 3 लोग थे, 3 लोग कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 3 लोग जो हैं वो इंडिया आए थे। कब पहुंचे थे इंडिया? 24 मार्च 1946 को, ठीक है। और इन लोगों ने जो है संविधान सभा का गठन जो है उसकी सिफारिशें की थी, किस प्रकार से हमें संविधान सभा का गठन करना है, ठीक है। तो इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के ऊपर जो है संविधान सभा का गठन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरक्रीक कहाँ स्थित है? गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर, लद्दाख स्थित भारत पाक सीमा पर, उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा पर, और भारत म्यांमार सीमा पर। तो इनमें से कहाँ स्थित है हमारा सरक्रीक पॉइंट, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, अब एक बार फिर से फटाफट से देखते हैं। देखिए ये है सरक्रीक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, सबसे पश्चिम में। तो यहाँ पर किसकी सीमा लग रही है? हमारी पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो गुजरात में है ये, तो गुजरात में स्थित, देखिए गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा के ऊपर जो है हमारा सरक्रीक पॉइंट स्थित है। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, जहां पर भारत की सीमा खत्म होती है, पाकिस्तान की सीमा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। देखिए भारत का सबसे सबसे उत्तरी पूछा जाएगा तो इंदिरा कॉल है, ठीक है। इसका अक्षांश भी याद रखना है 37 डिग्री 6,
उत्तरी अक्षांश के ऊपर ये स्थित है इंदिरा कॉल, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट ये भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है, 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश के ऊपर स्थित है ग्रेट निकोबार में। ठीक है, ग्रेट निकोबार में है ये। अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछे तो हम कन्याकुमारी बताते हैं। कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 अक्षांश के ऊपर है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछते हैं तो सरक्रीक, इसको गोरमोता भी बोलते हैं। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है जहां पर भारत की सीमा खत्म होती है, पाकिस्तान की सीमा स्टार्ट होती है। तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर के ऊपर ये स्थित है। ठीक है, ये देशांतर रेखाएं होती है ना ऊपर से नीचे, ये देशांतर है। ये अक्षांश थी जो ऊपर नीचे बताई आपको। देखो इधर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ये कौन था? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक या फिर गोरमोता भी बोलते हैं इसको, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर के ऊपर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु इसको किविथु या फिर ब्लांक पॉइंट बोलते हैं। तो ये 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के ऊपर स्थित है। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा सरक्रीक पॉइंट जो है वो गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता मापने वाले वाला यंत्र कौन सा है? इनमें से कौन सा यंत्र है जो ध्वनि की तीव्रता मापता है? ऑडियोमीटर, बैरोमीटर, अमीटर या लेक्टोमीटर? तो देखिए, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। ठीक है, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है, अमीटर विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, तो ऑडियोमीटर जो है वो ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है शून्य भेदभाव दिवस, 0 डिस्क्रिमिनेशन डे, कब मनाया जाता है? 1 मार्च को, 1 फरवरी को, 3 मार्च को या 1 अप्रैल को? तो शून्य भेदभाव दिवस 0 डिस्क्रिमिनेशन डे जो है ये 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 1 मार्च को मनाया जाता है, ये आपने याद रखना है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इस बार की इसकी थीम क्या है? 2022 की, 2022। तो इस बार 0 डिस्क्रिमिनेशन डे की जो थीम है वो क्या है? महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ शून्य भेदभाव, शून्य भेदभाव, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ शून्य भेदभाव। ठीक है, तो ये जो थी ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।